हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 19 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं मेप वाइज कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के। उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा जो हमने न्यूमोनिक देखी थी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर अ बॉर्डर विद ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है? तो उनमें से आपके पास है टर्की, ग्रीस, सर्वेरिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से आपका दिया ओनली वन एंड थ्री, ओनली टू, ओनली आपका दिया 1, 2 एंड 3। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हुआ 2023 में क्रॉस हो गए। अब आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं ओनली पेयर 1, ठीक है, इसी टाइप का ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, ओनली पेयर 4। अब यहाँ पर देखते हैं हमने इसको ब्लैक सी को कैसे याद किया था। हमने किया था टी बर्गर। अब टी बर्गर याद कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्लैक काली जो है वो क्या है, चाय, और उसमें क्या मिला हुआ है, बर्गर। तो बर्गर का मतलब हुआ आपका वो, ये चीज़ें आप देख लेंगे एक बार मैंने बताई हैं, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और रोमानिया और टर्की, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या मिल रहा है आपको, यहाँ कहीं आप देख रहे हैं आपको सर्वेरिया एस मिल रहा है, एस नहीं मिल रहा। तो तीसरा वाला तो डेफिनेटली नहीं होगा आंसर, इट्स ए क्लियर कट, यहाँ तक आंसर नहीं होगा। अब हम कहाँ तक पहुँचे, या तो एक होगा या आंसर 2 होगा। तो आप देख रहे हैं आंसर एक होने के ज़्यादा चांस है। रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर हम थोड़े से भी कंफ्यूज होंगे जी और जी में, तो हम सोचेंगे ये ग्रीस नहीं था, आई थिंक जॉर्जिया था। तो उसका आंसर 2 ना हो के आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप टी वर्गर से ये वाला आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम देखेंगे टी वर्गर। देखिए न्यूमोनिक से याद करने का एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपको पी नहीं दिख रहा। पी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप 3 को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। बट अगर ये 2023 का क्वेश्चन होता तो इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्टी फॉर यू, बिकॉज अब इसमें आपको अगर अच्छी तरीके से पता है देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखें, बाद बाकी मैंने हिंट आपको दे दी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 18 जुलाई 2023 सिकाड़ा। एक्चुअली में क्या ये स्पेसीज है, ठीक है, स्पेसीज है। अब कहाँ की ये, व्हाट इज इंसेक्ट ऑफ हेमीपेट्रा फैमिली। हेमीपेट्रा यू कैन से दैट इट्स ए साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट। जैसे कि आप रात में सोते हैं कहीं भी छत पे, या फिर मान लीजिए ऐसी जगह सोते हैं जहाँ पर थोड़ी सी शांति है, तो कुछ आप ऐसे इंसेक्ट को देखते होंगे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्हीं साउंड प्रोड्यूस का मतलब आवाज़ निकालते हैं, तरह तरह की आवाज़, तरह तरह की नहीं, आपके यू कैन से दैट सिंगल आवाज़ होती है वन इंसेक्ट की। तो इसी तरीके से जो सिकाड़ा होता है वो एक्चुअली में क्या था, सदर्न इंडिया में पाया जाता था। उसे हम इंडियन ही समझते थे, बट वो एक फॉरेन स्पेसीज है जो मलेशिया की है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इंसेक्ट ऑफ हेमीपेट्रा फैमिली, अ ग्रुप ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये फॉरेन सिकाड़ा कहाँ पे, सदर्न इंडिया में। हम इसे सदर्न इंडिया में इसको फाउंड हुआ है, हैज़ एज्यूम्ड ऑन द इंडियन आइडेंटिटी, और हम इसे इंडियन आइडेंटिटी समझा करते थे, बट एक्चुअली में ये फॉरेन सिकाड़ा है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या हैं, तो अच्छा ठीक है, कोई भी स्पेसीज होती है, एज लाइक यू कैन से दैट कोई भी आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके कुछ ना कुछ तो यूज होते हैं। उसी तरीके से इसके कुछ बेनिफिट हैं, तभी हम लोग इसको अपने यूपीएससी के सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे है आपका ये वाटर फिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड में अगर ये जाए तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, और अगर ये सॉइल में जाए तो ये न्यूट्रिशन को ऐड करने का काम करता है। तो वाटर फिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड एंड ऐड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। ओके, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं डंकी रूट। व्हाट इज अ डंकी रूट? डंकी रूट का मतलब है गधा रूट। गधा, अब गधे का मतलब ये मत समझना कि गधे पे बैठ के आदमी चला गया, नहीं। गधे का मतलब है कि आपने इलजिटिमेट तरीके से किसी भी फॉरेन कंट्री में एंट्री ले ली, और क्या हुआ कि आपने मल्टीपल स्टॉप के थ्रू आप गए। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल मान लो कि सीमा हैदर अभी इंडिया में आई, ठीक है, तो उनका वो बंदी पहले काठमांडू पहुंची, काठमांडू के बाद फिर वो इंडिया में एंटर हुई, समझ रहे ना। तो यू कैन से दैट विदाउट एनी वीज़ा, यानी कि वो किसी भी वीज़ा के थ्रू नहीं, वो सिर्फ किस तरीके से आई हुई आप देख रहे हैं, इलजेटिमेट तरीके से, मतलब एक आप कह सकते हैं अवैध तरीके से इंडिया में एंट्री ली, ना तो कोई वीज़ा है ना कुछ भी है, इसको आप डंकी रूट कह सकते हैं। तो आप एक सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि सीमा हैदर जो अभी इंडिया में एंटर हुई है ना, वो डंकी रूट के थ्रू हुई है।
इसकी हुई है डंकी रूट। डंकी रूट का मतलब है यू हैव नॉट एनी लीगल प्रोसेस, ठीक है, यू हैव नॉट एनी वीज़ा। तो जैसे और स्टॉप कर करके आप, जैसे मान लीजिए आपको पहले काठमांडू, फिर काठमांडू से इंडिया, इस तरीके से और बीच में कोई कंट्री पड़ता तो उसके थ्रू आप इंडिया में आते, तो इससे डंकी रूट। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम क्या है, एक है आपका गैम्बोसिया एफिन्स। व्हाट इज ए गैम्बोसिया एफिन्स? यू कैन से दैट्स, इसको आप जी एफिन्स भी कहेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा तो आप सोचेंगे यार पता नहीं क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो मैं बताऊँ आपको, यही चीज़ तो समझ के चलनी है कि जो भी टर्म आ रहे हैं करंट में, उनको हमें अपने नोट्स में या फिर मान लीजिए हम जहाँ भी करंट पढ़ रहे हैं उनमें ये चीज़ें ऐड करके चलना है कि ये चीज़ें स्पेसिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। तो गैम्बेसियस एफिन्स क्या है, अभी क्या हुआ देखो, 160 जो है तकरीबन डेंगू हुए थे मिड जुलाई तक, यू कैन से दैट इन दिल्ली। तो दिल्ली में जब 160 लोगों को डेंगू हुआ तो तभी ये न्यूज़ में क्यों आई, मैं बताऊँ। ये क्या करती है ना, ये मॉस्किटो फिश है, यानी कि ये क्या करती है, जो मच्छर होते हैं उनका जो लार्वा होता है उसको ये क्या करती है, खाती है। और उससे जब वो लार्वा खा लेगी तो क्या होगा कि मलेरिया और डेंगू उससे मतलब हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी, यू कैन से दैट। ठीक है, अच्छा इसलिए इंडिया में इसको इन्वेसिव स्पीशीज के रूप में देखा गया। अच्छा अब देखते हैं फिर हम, अब थोड़ा सा मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में देखते हैं। गैम्बोसिया एफिन्स स्पीशीज, व्हाट इज, ये मॉस्किटो फिश है। क्या ये मॉस्किटो फिश है? व्हाट्स वर्क, इसका वर्क क्या है? यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वा। इसका काम क्या है? ये बायोलॉजिकल एजेंट है, ये कंट्रोल करती है मॉस्किटो लार्वा को, प्रिवेंट करेगी फ्रॉम कहाँ से, मलेरिया एंड डेंगू से। ठीक है, कौन? गैम्बोसिया एफिन्स, यू कैन से दैट मॉस्किटो फिश। ओके, वेयर फाउंड, ये कहाँ फाउंड होती है? ये फाउंड होती है आपकी नेटिव साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। तो ये नेटिव है कहाँ का? साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इंडिया में ये लिस्टेड भी तो होगा ना, किसमें लिस्टेड है? तो ये इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव का मतलब है घुसपैठी, ये प्रॉपर इंडिया की नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट की है और ये इंडिया में इन्वेसिव स्पीशीज के रूप में लिस्टेड है। क्या? गैम्बोसिया एफिन्स। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट मिलता है हमें गोमती रिवर। व्हाट इज ए गोमती रिवर? तो देखिए गोमती रिवर अभी न्यूज़ में चली, ठीक है, ये है इसकी लोकेशन, आप देख लेंगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है मैनकोट, जो पड़ता है गोमत ताल लेक, और इसको हम फूलर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलर झील। ठीक है, अच्छा ये ट्राइब्यूटी भी है किसकी? गंगा की, इतना समझ लेना है आपको। उसके बाद ये इसकी ट्राइब्यूटीज भी हैं कोई, तो कौन कौन सी है? एक है गच्छई, साई, जमकाई, बरना, चुआ, सरऊ, गिरू, और एक और इसमें कोयाल। आप इसको और याद रखेंगे, इट्स ए ट्राइब्यूटी ऑफ द गोमती। तो लोकेशन देखनी है आपको फर्स्ट, उसके बाद ओरिजिन देखना है, उसके बाद ये ट्राइब्यूटी किसकी है और इसकी ट्राइब्यूटीज क्या है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। आगे मिलता है हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। यू कैन से दैट इट्स ए बॉडी, और हम एक बॉडी पर डे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में से हमारी ये स्टेबलाइज हुई थी कब? 2009 में, अंडर द G20 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मॉनिटर एंड मेक्स रिकमेंडेशन अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा ठीक है, क्या करती है ये? मॉनिटर करती है और रिकमेंडेशन करती है, ठीक है, अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रेंथ करती है फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करने का काम, ठीक है, और इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबिलिटी कर उसको बढ़ाने का काम, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करने का काम कौन? FSB। बट हाँ, इसकी जो भी डिसीजन होंगे वो लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे। तो LB बोले तो लीगली बाइंडिंग, तो FSB लीगली बाइंडिंग नहीं है, इतना समझना है। इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया इसका मेंबर है। तो अब तक हमने जितनी बॉडी पढ़ी, अब लास्ट वाले में देखेंगे सिर्फ UNECE का इंडिया मेंबर नहीं है, अदरवाइज जितनी बॉडी हम पढ़ रहे हैं सबका इंडिया मेंबर मिला है हमें। ठीक है, तो अपना PC कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर 19 जुलाई। इसमें देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या टॉप आर्टिकल है, अपोजिशन टीम इंडिया टू टेक ऑन NDA इन लोकसभा पोल्स। क्या हो रहा है देखो, मैं तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है, अभी आपका सिलेबस से रिलेटिव नहीं है। ठीक है, अब कारण क्या है मैं बताऊँ, क्या जितनी भी जो अभी NDA सत्ता में है, तो इसकी जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं, जैसे बंगाल की है या फिर मान लीजिए अदर स्टेट की हैं, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, और ये पार्टियां इकट्ठी होकर लोकसभा जो पोल्स होगा उसमें काउंटर करेंगी किसको? NDA को। ठीक है,
तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक सेंटेंस है, ये पीएम ने कहा है अपने माननीय मोदी जी ने, इसमें कहा कोएलिशन ऑफ द नेगेटिविटी नेवर सक्सेसफुल, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिविटी का कोएलिशन होता है, कोएलिशन का मतलब है संगठन, तो जो नकारात्मक लोग अगर अपना कोई संगठन बना लें तो वो कभी सफल नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। तो एक दूसरे को भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज करने की बात चलेगी, तो अभी हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। यमुना फाइनली बिलो डेंजर मार्क्स वाटर सप्लाई रिस्टोर्ड। अब क्या हुआ, देखिए यमुना का हमने पढ़ा था कि जो है सबसे हाईएस्ट जल स्तर था वो 208.13 डिग्री, सॉरी समथिंग 13 आपका mm था, जो वाटर लेवल इसका बढ़ गया था, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा कम हुआ है, कितना 205 कुछ हुआ है, तो 205 कुछ ये यमुना का जलस्तर हुआ है, उसी के रिगार्डिंग वाला आर्टिकल है। तो देखते हैं क्या है। द वाटर लेवल ऑफ यमुना of Delhi fell down danger marks on Tuesday. The river had reached the danger mark of 205.33 मीटर ऑन 10 जुलाई। 10 जुलाई को 205.33 मीटर था, लेकिन स्टे एवर टिल ट्यूसडे तक, चलो ठीक है यही बना हुआ था। लेकिन यमुना लेवल विच टस्ट रिकॉर्ड हाई 208.66 मीटर ऑन 13 जुलाई, तो 13 जुलाई को ये पहुंच गया था। तभी तक ये था कि 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। अच्छा जलस्तर ने, आगे बात करते हैं फिर बात डाउन 205.30 मीटर बाई 8 PM ऑन दी ट्यूसडे एंड एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। अच्छा उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये अब और भी कम होगा। तो अच्छा इसमें हमारे लिए भी पढ़ने के लिए क्या था, तो जलस्तर को तो आपने देख लिया कि एक्चुअली में यमुना का बड़ा है, फिर घट रहा है ये भी। अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए है यमुना। तो सबसे पहले आपको यमुना की ट्राइब्यूटीज देख लेनी है, मैंने अपने पीसी में कराई है। उसके बाद वीकली जो करंट अफेयर लेके आया था मैं, उसमें भी मैंने इसको कराया है। तो आप एक बार इसका मैप भी मैंने उसमें डिस्कस किया था कि क्या था आपका, इसमें लेफ्ट और राइट ट्राइब्यूटीज देखनी थी किसकी, यमुना की। क्लियर है, ठीक। अच्छा आगे क्या करते हैं, ये है फिर आपका लॉयर साइड्स शॉर्टेज ऑफ हाई कोर्ट जज अ रीजन ऑफ अपोजिंग जज ट्रांसफर। अब देखिए क्या है, बहुत से वकील इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। कारण क्या है कि हाई कोर्ट के कुछ जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय द कोलिजियम सिस्टम, यू कंसीडर। तो कोलिजियम सिस्टम मैंने आपको 3 चीज़ें डिस्कस कराई थी, 1991 वाली और सॉरी 1982 वाली, 1993 वाली, उसके बाद आपकी जो भी जजेस केस थे उनको आप एक बार तीनों जजेस केसेस को देख लेंगे इसमें। तो कोलिजियम सिस्टम इसमें आपका टॉपिक जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। इसको मैं करा चुका हूँ, अब आप एक बार लास्ट वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। अब देखिए, अ फैसिनेटिंग फ्यूजन्स ऑफ रॉक आर्ट इन आंध्र प्रदेश रुद्रागिरी। ये एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश रुद्रागिरी। तो रुद्रागिरी जो है वो आंध्र प्रदेश की है और ये फैसिनेटिव फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट। तो जो रॉक आर्ट की फैसिनेटिव फ्यूजन का मतलब है आकर्षक, है ना, चीज़ों को आकर्षक करने वाली। अभी क्या हुआ है वहाँ पे आपको एक यू कैन से पेंटिंग मिली है जिसमें बाली और सुग्रीव की पेंटिंग मिली है, ठीक है। और ये 3 इसकी स्टेज हैं जहाँ पे मिली है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि रुद्रागिरी हिलॉक कहाँ पर है। तो देखिए पहले तो मैं लोकेशन निकाल दूँ। यहाँ पे ये बहुत सी चीज़ें दी हैं, आपको ये नहीं समझना क्या दिया है क्या नहीं दिया, आपको बस इतना समझना है कि रुद्रागिरी हिलॉक आपका जो है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका पहला। दूसरा देखते हैं, तो रुद्रागिरी हिलॉक आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश। ये कहा दिस साइट अनेबल अ फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग फ्रॉम द मीसोलिथिक पीरियड एंड एक्विजिशन नेटवर्क फ्रॉम द काकतीय डायनेस्टी। और ये कब की बात है, काकतीय डायनेस्टी की। तो इस पूरे आर्टिकल में हमें एक तो काकतीय डायनेस्टी पढ़नी है, लोकेशन देखनी है हमें। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब हम देख लेते हैं क्या ये जो मिली है हमें, उनकी 3 स्टेज हैं। फर्स्ट केम में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न एंड ऑफ हिलॉक प्रेजेंट नैरेटिव मोरल पोर्ट्रेट इंटेंस बैटल बिटवीन द बाली एंड सुग्रीव। बाली और सुग्रीव में जो बैटल हुआ था वो फर्स्ट केव के सदर्न साइड में मिलता है। मिडल में हमें क्या मिलता है, मिडल में मिलते हैं हमें हनुमान, ठीक है, स्केच ऑफ हनुमान मिलता है, सॉरी हनुमान जी मिलते हैं, इट्स अवर गॉड, ओके। एंड सिंबल ऑफ दी, जिसमें क्या क्या मिले हैं आपके, कॉन्च जिसको हम शंख बोलते हैं, एंड द फायर अल्ट्रेशन जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, यज्ञाविधिक, और कैप्चर विजिटर अटेंशन, ये चीज़ें मिली हैं। बट थर्ड केव की बात करेंगे हम। थर्ड केव हाउस में हमें मिले हैं हनुमान जी मिले हैं, वो भी किस फॉर्म में, अंजलि फॉर्म में। अंजलि फॉर्म यू कैन से दैट जहाँ पे आपका अंजलि का मतलब है जैसे आप नमस्ते करते हैं किसी से हाथ जोड़ के, तो उसको हम अंजलि कहते हैं। तो ये 3 केव की साइड मिली हैं। अच्छा अब हमारे लिए इसमें काकतीय वंश हमें एक बार देखना है। सबसे पहले हम काकतीय वंश को देखते हैं, ओके।
तो द काकतीय इज एन आंध्र डायनेस्टी, पहले तो आपको इतना समझना है कि ये डायनेस्टी कहाँ की है, आंध्रा की है। दैट फ्लोरिस्ड इन द 12th सेंचुरी, कब ये फ्लोरिश हुई थी, 12th सेंचुरी में, क्लियर है यहाँ तक। काकतीय डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द वारंगल, अच्छा इन्होंने रूल कहाँ पर किया था, वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। कब किया था, 1083 से 1323 कॉमन एरा तक, ठीक है। आगे चलते हैं। दे वर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क ऑफ टैंक फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा अब आपसे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया जाएगा, आपके लिए ये लिखा हुआ इतना ही, मान लीजिए आपके लिए इतना पैटर्न लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ टैंक फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये कौन थे भाई, ये थे आपके काकतीय। यही तो होता है, इस तरीके से निकाला जाता है क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन निकालने बैठते हैं ना वो लोग, तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। देयर बाई गेव अ बिग बूस्ट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स। आगे क्या है, तेलंगाना हैज़ लॉन्च अ मैसिव रेजुवेशंस मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ मिशन काकतीय। अब फिर एक और आपके लिए क्वेश्चन कि भाई मिशन काकतीय, अब आप तो अपनी होशियार, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे होशियार बनने की कोशिश किए तो आप गलत कर जाएंगे क्वेश्चन। मिशन काकतीय एक्चुअली में क्या है ना कि ये तेलंगाना का है, नॉट ए आंध्रा। अब आप सोचेंगे कि काकतीय वंश तो आंध्रा में था, बट नहीं, ये तेलंगाना का है। विच इन्वॉल्व द रिस्टोरेशन ऑफ इरिगेशन टैंक एंड लेक माइनर इरिगेशन सोर्स बिल्ड बाय द काकतीय डायनेस्टी। ओके, आगे क्या है, लगभग देर आर 100 ऑफ हिंदू टेम्पल बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ काकतीय किंग लाइक गणपति देवा, रुद्रमा देवी एंड आपके हैं प्रतापरुद्रा। ये काकतीय डायनेस्टी के किंग हैं। तो आपको सबसे पहले तो किंग देख लेने हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है ना वन डे एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन से काकतीय डायनेस्टी के यानी काकतीय वंश के वो थे, किंग थे। आपको दे दिया गया जैसे गणपति देवा, है ना, तो आप गणपति देवा आई थिंक पूछ लिए गए, ठीक है, गणपति देवा। अच्छा उसके बाद आपके पास रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी आपने अगर नहीं देखा तो मैं बताऊँ आपको, रुद्रमा देवी आप मूवी देखेंगे जिसमें जो मार्क पोलो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने देखा था कि रुद्रमा देवी एक जेंट्स बन के, यू कैन से दैट पुरुष बन के उन्होंने अपने राजपाट किया, और बाद में जब पता चलता है तो लोग उनको सजा की मांग करते हैं, पर नहीं, जब लोग बात करते हैं राजधर्म निभाने की तो वो उन्होंने अच्छी तरीके से निभाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपको, रुद्रमा देवी आई थिंक एक मूवी है ना, जो बाहुबली के बाद मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में काकतीय डायनेस्टी के बारे में। एक बार आप देख भी सकते हैं उसको जाके, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू हैव एनफ टाइम देन। प्रताप रुद्रा के बारे में, काकतीय डायनेस्टी। अच्छा आगे देखते हैं। 1000 पिलर टेम्पल ऑफ रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल तेलंगाना, इट इज़ अ स्टार शेप्ड। अब आपको एक और पॉइंट समझना है, ये कैसे हैं, स्टार शेप्ड है, ठीक है, सॉरी इस टाइप के स्टार शेप्ड है। ट्रिपल श्राइन है, जिनको हम त्रिकुटुल्यम बोलते हैं, डेडिकेटेड टू। त्रिकुटुल्यम का मतलब है तीन, कौन, विष्णु, शिवा और सूर्य। अब त्रिकुटुल्यम आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना, त्रिदेव तो खैर आपने देख लिए होंगे, पर त्रिकुटुल्यम नहीं पढ़ा होगा। तो त्रिकुटुल्यम में मैं बताऊँ आपको, त्रिकुटुल्यम में आपके पास आ जाएंगे विष्णु, शिव और सूर्य, न कि ब्रह्मा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पर आपको त्रिकुटुल्यम पढ़ना है, विष्णु, शिवा और सूर्य, ये आपको लिख लेना, नोट कर लेना है कहीं भी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और नोट करनी है, इनके जो किंग थे उनके बारे में आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब हम चल, और ये कैसे थे, स्टार शेप्ड थे। काकतीय डायनेस्टी के जो भी टेंपल बने हुए थे वो कैसे थे, स्टार शेप थे, वो आपको दिख लेना है। जो रमप्पा टेंपल है वो वारंगल में है और ये तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद करते हैं गोलकोंडा की। तो गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद तेलंगाना वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द काकतीय रूलर। अब गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, हैदराबाद में, तेलंगाना वाज आल्सो काकतीय रूलर्स, ठीक है। ये तो हमारा काकतीय हो गया। अच्छा अब हमने पढ़ा था इसमें मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, एक्चुअली में ये क्या है मैं बताऊँ। इसके क्वेश्चन जब भी बनते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे क्वेश्चन की इनमें अरेंज करने के लिए आता है, अरेंज दिस ऑर्डर, अरेंज दिस ऑर्डर। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते पता नहीं कितनी बड़ी रामायण है। अच्छा अब क्या है, अब देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी न्यूमोनिक लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे आपको याद करना है। पीएम ने CSC, आपने सुने होंगे CSC जो कम्युनिटी हेल्थ करके सेंटर होते हैं, ठीक है, और से पूछा कि भाई मोबाइल है क्या आपके पास। तो पीएम ने CSC से पूछा कि मोबाइल है आपके पास क्या। अच्छा अब इनको निकालेंगे कैसे हम। पीएम ने, पी का मतलब है पैलोलिथिक, पी का मतलब क्या है आपके पास, पैलोलिथिक। पैलोलिथिक तीन टाइप की है, लोअर पैलोलिथिक, मीडियम पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक।
तो पीएम, अब मे का मतलब हुआ मेसोलिथिक, समझते रहे ना यहाँ पे। तो पीएम ने का मतलब हुआ आपके पास नियोलिथिक, क्लियर है यहाँ तक। सी का मतलब हुआ आपके पास चैल्कोलिथिक, ठीक है। और एच का मतलब हुआ आपके पास हड़प्पन सिविलाइजेशन। और एम बी का मतलब हुआ मेगालिथिक ब्यूरल्स। और एच का मतलब हुआ आपका अर्ली हिस्टोरिक। तो एच आप याद रहे या ना रहे, बट आपको इतना याद रखना है कि पीएम ने सीएससी में पूछा कि भाई मोबाइल है क्या आपके पास, तो ठीक है। तो लोअर का मतलब लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक, ये 3 पार्ट्स होते हैं पैलोलिथिक के। एम का मतलब है, एम स्टैंड फॉर मेसोलिथिक, एन स्टैंड फॉर नियोलिथिक, सी स्टैंड फॉर चैल्कोलिथिक, एच सी स्टैंड फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन और एम बी स्टैंड फॉर दी मेगालिथिक ब्यूरल्स, ठीक है। तो यूनिमोनो को मैंने इस तरीके से बताने की कोशिश की, हालांकि आप अपने तरीके से कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट आपको ये याद होनी चाहिए। और चैल्कोलिथिक यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में दिया है, फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर का काम यूज हुआ था चैल्कोलिथिक में, और अर्ली एग्रीकल्चर एंड पैस्टोलॉजिस्ट। अच्छा, अब यहाँ तक की बात बताऊँ मैं आपको, ये अगर आप ये चीज़ें याद रख पाते हैं, इससे एसएससी एग्जाम में ये आपकी यहाँ पे ईयर के थ्रू पूछा जाएगा जब भी क्वेश्चन बनेगा, तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, मैंने आपको न्यूमोनिक यहाँ बताई दिया। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हम क्या है, इंडिया फ्रांस व्हाट कीप देयर टाइज स्टिकिंग। देखिए क्या है, इंडिया फ्रांस के जो रिलेशन है वो क्यों अच्छे बने हुए हैं, देखिए क्या कारण इसके, और भी चीज़ें, जैसे हम अभी फ्रांस से राफेल वगैरह खरीद रहे हैं, या मान लीजिए और भी जेट वगैरह हम खरीद रहे हैं, तो उसके रीज़न ये है कि इंडिया जब भी रशिया की कोई भी वॉर किसी अन्य कंट्री के साथ होता है, तो उस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है, साइलेंस रहता है, वो उन चीज़ों पर नहीं बोलता है इंडिया। और उसी के रिगार्डिंग क्या है ना कि फ्रांस से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जब यूक्रेन वार हुआ था उस टाइम भी रशिया और यूक्रेन में जो भी फाइट हो रही थी, उस बार भी इंडिया, कई ऐसी मीटिंग थी जो अटेंड की, उसमें भी इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बट हाँ शांति रखने की बात जरूर कही थी। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, और मैं बताऊँ, आई थिंक इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, बट हाँ ये देखिए, मतलब बहुत कॉमन सा है, इसको अगर आप देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। जो प्रेसिडेंट साहब थे वो आए थे यहाँ पे, है ना, रशिया के। अब हमारे लिए जो पढ़ने के लिए ये है थोड़ा सा अपने सिलेबस से, उसको देख लेते हैं। प्रीलिम्स में इसके लिए क्वेश्चन बनेगा जरूर। अ पोस्ट ऑफ जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ। क्या है कि मैं बताऊँ, जीएम जो क्रॉप्स होती हैं, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनको ग्रो करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने आई थिंक बीटी कॉटन को ही परमिशन दी है। अभी देखते हैं हम किसको परमिशन दी है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। क्या है, मैनी हैव बीन अलार्म बाई द एक्सपीरियंस विद बीटी कॉटन, द फर्स्ट ओनली जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड इन द कंट्री। सिर्फ अभी तक हमने किसको परमिशन दी है, हमने परमिशन दी है आपकी किसको, बीटी कॉटन को। तो आपके लिए ये क्वेश्चन ये वाला जब बना था, मैं बताऊँ तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इंडिया में जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएम कितनी फसलों को परमिशन दी गई है। तो बीटी ब्रिंजल भी था, एक ऑप्शन और था। तो मोस्टली हम लोग कन्फ्यूज आते हैं, बट आपको इसमें ओनली, अब देखिए यहाँ ओनली वाला लग सकता है आपको, तो ओनली बीटी कॉटन को ही अभी तक परमिशन मिली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है मैं बताऊँ। अ डिटरमिन्स द बैटल एनवायरमेंटलिस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जेनेटिकल मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट एसटी मस्टर्ड इज ऑल द स्टैंड बिटवीन द जीएम फूड एंड इंडियन फार्मर एंड कंज्यूमर। देखिए क्या है, आपका जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो पर्यावरणवाद है, जिनको जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक रेड डायल की है, किसके अगेंस्ट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने जेनेटिकल मॉडिफाइड को और एक्सटी को उन्होंने बनाया था, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें जेनेटिकल फूड्स और इंडियन फार्मर कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, पहले तो आप ये समझेंगे एक्चुअली में ये दो बॉडी आपस में, दो बॉडी क्या, आप ये कह सकते हैं दो पर्सन, है ना, आपस में क्या है, एक बॉडी और एक पर्सन आपस में, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी याचिका दी है। उसी याचिका में इन्होंने ये कहा था कि जीएम क्रॉप आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल। क्या है भाई, क्या बात कही गई है, जीएम क्रॉप आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वेराइटीज एंड hybrids such as those developed by farmer agriculture research and institute and companies। अच्छा, ये जो है इनको कौन कौन बनाएगा, देखिए, सच एज दोज डेवलप बाई दी, किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एंड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एंड कंपनीज द्वारा। बायोटेक्नोलॉजिस्ट इंसर्ट सेलेक्ट जीन। अब इसमें देखिए कैसे बनती है, ये तो पता ही होगा आपको, थोड़ा बहुत तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किसी भी चीज़ को अगर मॉडिफाई करना है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें इंसर्ट करनी पड़ती हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाइज जो क्रॉप होती है उसमें हमें समथिंग, जैसे कुछ चीज़ें हमें उसमें इंसर्ट करनी पड़ती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इंसर्ट ए सेलेक्ट जीन एट द रैंडम लोकेशन इन द डीएनए ऑफ प्लांट टू डेवलप जीएम क्रॉप।
समझ रहे हैं ना आप? तो मॉडिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी ना। ओके, दिस मेक्स इट ईजियर टू डेवलप। इससे क्या होगा, हाइब्रिड मस्टर्ड सीड फॉर द हायर यील्ड। अब देखिए जो हाइब्रिड मस्टर्ड है, जिसको आप कह सकते हैं गेहूं के हाइब्रिड बीज है ना, वो ज़्यादा ग्रो होंगे है ना। एंड फार्मर ग्रोइंग GM मस्टर्ड कैन स्प्रे द हर्बिसाइड टू किल ऑल प्लांट एक्सेप्ट द मस्टर्ड। अब जो अगर हम सादा कर रहे हैं, सादा अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उस पर हम इस टाइप की स्प्रे नहीं करते हैं हर्बिसाइड वाली, बट हाँ अगर हम GM कर रहे हैं तो हम उसको उसमें स्प्रे करते हैं, जो लास्ट में जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये इसका एक अलग आप कह सकते हैं कंसर्न है। सो अब देखते हैं GM क्रॉप इंडिया द डिबेट। ये डिबेट बहुत स्ट्रॉन्ग रोबोस्ट है, यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग डिबेट होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि भाई अभी तक हमने सिर्फ एक ही को ही परमिशन दी है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या। लॉन्ग टर्म रिसर्च सजेस्ट दैट बीटी कॉटन हैज़ प्रोवाइड ओनली फ्लीटिंग बेनिफिट। किसको देती है ये, फार्मर को देती है, फ्लीटिंग बेनिफिट देती है, मतलब क्षणिक, यू कैन से दैट क्षणिक ही बेनिफिट देगी। वाइल इनॉर्मसली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रिस्क, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इससे क्या बढ़ती है, रिस्क बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड सम सीड कंपनीज हैव प्रॉफिटेड हैंडसमली फ्रॉम द एक्सपेंसिव GM सीड। अच्छा, इससे कंपनियों को तो फायदा हो जाता है, पर फार्मर की जो खेती होती है उसको नुकसान हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो उसी के रिगार्डिंग है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंट की थी, क्या नाम है आपकी कमेटी, उस कमेटी का नाम था क्या, कमेटी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फिल्ड सेपरेटली बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चीन कंपोनेंट। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। अब क्या और कहानी है देखते हैं। 10 देर आर 2 रिपोर्ट्स कंसर्निंग GM फूड फ्रॉम द हाइएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। वन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एग्रीकल्चर इन 2012 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी गई एग्रीकल्चर की, कहाँ पे, 2012 में। वो किसके टाइम पे बनी गई, मनमोहन सिंह के टाइम पे। और दूसरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बनी गई इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2017 में, किसके समय पे, माननीय नरेंद्र मोदी के टाइम पे। दोनों कमेटी, बोथ कमेटी इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द रूलिंग एंड अपोजिशन। इसमें दोनों ही मेंबर थे, चाहे वो रूलिंग के हो चाहे अपोजिशन के, ठीक है। तो एक 2012 में कमेटी बनी गई किसके लिए, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, और एक आपकी 2017 में बनी गई, उस टाइम माननीय मोदी जी के टाइम पे, और एक माननीय मनमोहन सिंह के टाइम पे। ओके, ये 2 कमेटियां बनाई गई। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी TAC, ये आपको पता होगा। और 5 of 6 TAC मेंबर आल्सो पॉइंटेड टू ग्रेव डिफिशियंसी इन सेफ्टी ऑफ। अच्छा, अब देखिए ये सब हमने देख लिया। अब मिसलीड क्या है, कोर्ट को ना मिसलीड किया गया कैसे, कि यहाँ पे बताया गया इकोलॉजी एंड हेल्थ रिस्क और पेस्टी क्रॉप्स। देखिए, इन रीसेंट हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट टू गेट अराउंड द ग्रोइंग एविडेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इकोलॉजी एंड हेल्थ रिस्क ऑफ HT क्रॉप्स द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड। गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यू दिया, सुप्रीम कोर्ट तो ये बात बोली, गवर्नमेंट बोली कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड मस्टर्ड शुड नॉट बी कंसिडर्ड HT, ठीक है। HT बोले तो आपका यहाँ पे हमने पढ़ा था HT, ये है आपका हाइब्रिड टॉलरेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, मतलब कितना उस पर आप हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं और वो कितना टॉलरेट उसको कर पा रहा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने आर्ग्यू सिंस द ऑब्जेक्टिव फॉर डेवलपिंग इट वाज इम्प्रूविलिटी, यानी इससे नुकसान कुछ नहीं होता है, इससे इम्प्रूव होता है किसका, किसान का जो भी इनकम होती है, या फिर मान लीजिए उसकी जो भी खेती में जो भी वो मस्टर्ड करता है, वो सब चीज़ें उसकी कैसी होती हैं, आप कह सकते हैं ये ग्रो होती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग है, इसमें मिसलीड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इन द फाइनल में क्या है, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट अलाउ GM मस्टर्ड आई कैन से दैट नॉट ए व्हीट, सॉरी मैंने गेहूँ बोला, गेहूँ नहीं है आपका सरसों, ठीक है। अच्छा, GM मस्टर्ड टू गो थ्रू इट विल लाइक पेव द वे फॉर द रिलीज ऑफ अदर ST क्रॉप्स सच एज कॉटन, राइस, मेज। अच्छा, अगर इसको परमिशन दे दी भी जाए तो उसमें क्या मिलेगा आपका, कॉटन मिलेगा, राइस मिलेगा, मेज मिलेगा। द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड इंडिया फूड कल्चर हाइट इज हैंग इन बैलेंस, है ना। और इसको फ्यूचर में इंडिया में क्या एक एज लाइक यू कैन से दैट हैंग बैलेंस, वो बीच में लटकना कहते हैं ना किसी को, बैलेंस करना, तो वही कहानी चलेगी। ओके, तो इसमें आपने समझने की कोशिश की कि किसको परमिशन दी गई, किसको नहीं दी गई, और देनी भी है तो क्या क्या मिलाना है उसमें। माननीय मनमोहन सिंह के टाइम पे कौन सी कमेटी बनी, और माननीय मोदी जी के टाइम पे कौन सी कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी बनाई, तो उसी के थ्रू था ये। एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप इसको, आगे चलते हैं फिर हम। द इंडिया UAE डील टू ट्रेड विद रुपीज़। देखिए, ये मैंने आपको आर्टिकल करा दिया था, एक्चुअली में ये जो आर्टिकल था वो डीडॉलराइजेशन के था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब अपने अपने रुपीज़ में करेंगे ट्रेड तो फिर डॉलर का यूज होगा नहीं, डॉलर का जहाँ यूज नहीं होगा उसको हम क्या कहते
मेट्रोलॉजिज्म, तो उसी के रिगार्डिंग है। अच्छा, उसमें अब क्या है कि जैसे अपने यहाँ चलता है, अपने यहाँ चलता है, आपने सुना होगा यूपीआई, इसी तरीके से वहाँ पे भी चलता है एक आईपीपी, है ना, इसको इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म बोला जाता है। इन दोनों में भी एक कोलैबोरेशन सा हो जाएगा कि आपस में आप पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा, रुपए पे वो भी चलता है इंडिया में। अच्छा, वहाँ पे क्या चलता है, वो चलता है UAES स्विच करके चलता है। तो इन चीज़ों में जब आप पैसे लेंगे तो इनके थ्रू आप डॉलर का तो वहाँ से रोल ही खत्म हो जाएगा, और आपका ये जो भी होगा वो ट्रेड होगा किसमें, लोकल करेंसी में होगा। यू कैन से दैट लोकल करेंसी ऑफ दी, लोकल करेंसी आई मीन लोकल, मैं कंट्री को लेके बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो व्हाट आर द जो मोमोरेंडम MU जो साइन हुआ है, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द UAE एंड इंडिया टू ट्रेड विद द रुपीज़, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, आई थिंक हम इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से किया था। आगे चलते हैं फिर हम। देखिए फिर वही है, अपोजिशन पार्टीज वाउ टू कंडक्ट कास्ट सेंसस एंड कॉम्बैट हेट्रेड, ये सब अभी पार्टियाँ सब इकट्ठी हुई तो चलता ही रहेगा। अच्छा, चंद्रयान कंप्लीट थर्ड ऑर्बिट रेजिंग मोनो इविनोरोरो, तो अभी थर्ड ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया हमारे चंद्रयान ने, बहुत ही सफलता की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थर्ड जो अपना कह सकते हैं आप ऑर्बिट है उसको भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए, इंडिया रिपोर्ट records 93% DPT3 immunization coverage in 2022। लगभग 93 DPT3 जो इम्यूनाइजेशन है उसको हमने कवर कर लिया है 2022 तक। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, उस डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। 2019 में हमने 91% सबसे पहले देखते हैं आप, और 2021 में हमने 21 पर सबसे पहले देखते हैं 90। देखिए मैं बताऊँ आपको, डेटा जो था ना अपना, WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 85% तो हमने किया था 2021 में कवर, 85%, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 2019 में कितना था देखेंगे आप, 85% हो गया आपका 2021 में, 2019 में आपका 91%, और अब हमने कितना कवर कर लिया 93%। अब देख रहे हैं कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपके लिए क्या है कि आपको ये डेटा तो पढ़ने से ज़्यादा पहले, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि DPT3 क्या होता है। तो ये थर्ड डोज है, इसको डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आपका एंड टिटनेस। तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि DPT3 इनको क्या बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटनेस है। आई थिंक स्टेट पीसीज में ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए क्या है, ये तो डेटा है कि चलो भाई ठीक है हमने इतना कवर कर लिया। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अबाउट डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस, DPT3 वैक्सीन। DPT वैक्सीन, ये वैक्सीन भी देख लेते हैं। DPT वैक्सीन या DTP वैक्सीन इज अ क्लास ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमन। कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। तो इनके लिए हम DPT आप याद रखेंगे या DTP, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। द वैक्सीन कंपोनेंट इंक्लूड डिप्थीरिया, टिटनेस, टॉक्साइड एंड आइदर किल होल सेल ऑफ द बैक्टीरियम केसेस पर्टुसिस एंटीजेंस। अच्छा, इससे क्या होता है, सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इम्यूनाइजेशन इज अ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द रिड्यूसिंग अंडर 5 मोर्टेलिटी। इम्यूनाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। इम्यूनाइजेशन कवरेज एस्टिमेट आर यूज टू मॉनिटर कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विस एंड गाइड disease reductions and immunity effort. It is a good indicator of the health system of performance। क्या, immunization। अच्छा, अब देखते हैं WHO। अब हमारे लिए जो पढ़ने के लिए वो है WHO को वर्क क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी, बट आप देख लेंगे। द WHO हैज़ स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेबलाइजमेंट एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ विच कंप्राइज इन द फॉलोइंग ब्रॉड। क्या, प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल स्पेसिफिक डिजीज़ को, ठीक है, डेवलप करना कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस को, फैमिली हेल्थ की बात करना, एनवायरमेंट हेल्थ की बात करना, हेल्थ स्टैटिक की बात करना, बायोमेडिकल रिसर्च की बात करना, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन का काम करना, कॉर्पोरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार आप वर्क देख लेंगे, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप एक और देख लेंगे वर्क, ओके।
ओके, ये किसके WHO के इम्यूनाइजेशन तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम क्या करता है ये, जैसे आपके प्रोग्राम देख लेते हैं हम, हेल्थ पे है, ठीक है, फूड एंड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन पे है, सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन पे, इम्यूनाइजेशन पे है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिज है। उसके बाद देखते हैं फिर आपके पास आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज इंजरीज, प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, इन सब का ये क्या है, ये प्रोग्राम है किसके, WHO के। फंक्शन देख लेते हैं क्या फंक्शन है इसके, प्लानिंग ऑफ हेल्थ एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग, असिस्टेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये फंक्शन है। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज और प्रोवाइड एड टू कंट्री सफरिंग फ्रॉम द एपिडेमिक डिजीज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हार्मोन्स, वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड ड्रग क्वालिटी। प्रोजेक्ट क्या है, कंट्रोल क्या किस प्रोजेक्ट पे देखिए, कंट्रोल दी मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन, ठीक है, इनकी एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन का इंप्रूवमेंट करना, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना, ये प्रोजेक्ट है किसका, WHO का। उसका प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एड, मतलब टेक्निकल और इकोनॉमिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद फॉलोइंग द पब्लिक हेल्थ वर्कर, ठीक है। उसके बाद सेमिनार एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ वर्कर, ये सब क्या है, ये फंक्शन है। तो आपको प्रोजेक्ट हैं, तो WHO को आपने प्रोजेक्ट देख लिए, फंक्शन देख लिए, उसके बाद आपने प्रोग्राम देख लिए, ठीक है, उसके बाद आपने वर्क देख लिए, ये चीज़ आप देख लेंगे, ये वर्क और प्रोग्राम, उसके बाद फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं फिर हम, ओके ठीक। अब देखिए, फॉर साइंटिस्ट एकेडेमिया पब्लिशिंग हैज़ बिकम ए डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी, जो साइंटिस्ट के लिए क्या होता है। अभी देखिए मैं बताऊँ, जैसे NRF है, अभी इंडिया में ये बिल पास हो गया है ना। अब इसमें क्या है मैं बताऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया है कि व्हाट इज NRF, पहले आप इसको समझ लेते हैं। NRF क्या है, देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको NRF बोल रहा है, NRF, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो सेटिंग ऑफ वाज वन ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, यानी कि 2020 में इसकी रिकमेंडेशन की गई थी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। तो NRF इंटेंड टू एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिटवीन द रिसर्च वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंडस्ट्री। अच्छा, किसके बीच, ये गवर्नमेंट बॉडीज और जो वेरियस इंडस्ट्री हैं उनके बीच का है, इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ रिसर्च, और इसका काम क्या है, रिसर्च करने का, किसका, NRF का। अच्छा, इतना हमने समझ लिया कि भाई, अब देखिए यहाँ पे भी वही बात कही गई है, एन इंडियन रिकंस्ट्रक्शन एज सर्विस गवर्नमेंट विद द रिसेंटली अप्रूवल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हमने पढ़ा अभी। द नेशनल साइंटिफिक एंटरप्राइज कैन बी लीडिंग वॉइस ऑफ एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबल रिसर्च पब्लिशिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, व्हाट इज एकेडमिया पब्लिशिंग, इसमें से एक टर्म है, वो टर्म देख लेना पहले, आपको टर्म बताऊँ आपको, ये है पे टू रीड। एकेडमी पब्लिशिंग क्या है भाई, वो सीधी सी बात है, आपने मान लीजिए अपनी एकेडमी में रह के कोई भी ऐसा काम किया है जिसको हमें पब्लिश करना है ना, तो वही आपकी एकेडमी पब्लिशिंग है। स्टार्ट विद साइंटिस्ट सबमिटिंग ए न्यू सेट ऑफ फाइंडिंग टू जर्नल, यानी वो किसी को पहले एकेडमी के थ्रू अगर पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो जिस एकेडमी में आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू आप थोड़े से बाउंडेड होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जर्नल पासेस तो ऑन दी रिसर्च हु में मॉडिफाई देयर मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके बाद ये पास करेंगे, जर्नल पास करेंगे, तब जाके वो कहीं पब्लिश होगी। एकेडमी का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है, किसी भी एकेडमी में रह के अगर आप किसी भी चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक पब्लिशिंग इज डिजाइन टू इंश्योर साइंटिस्ट स्टडीज एंड rigorous even is make validating research accessible to wide community। अच्छा, अब यहाँ देख रहे हैं पे टू रीड क्या है, पे टू रीड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक बार कहीं भी अपने उसमें नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है, पे टू रीड देख लेते हैं। पे टू रीड की बात करते हैं, तो पे टू रीड पैराडिज्म रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू साइंटिस्ट मटेरियल particularly in global south where university, college and even research institute are often to unable afford the subscription fees। पे टू रीड का मतलब ये है भाई, आप पे करिएगा तब आप रीड करिएगा, बट कंडीशन क्या है इसमें, इसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एक्सेस टू साइंटिस्ट मटेरियल, जो साइंटिस्ट मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। किस जैसे पर्टिकुलर इन ग्लोबल साउथ,
जहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इवन पर्टिकुलर एरिया दिया गया है ग्लोबल साउथ, जहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं, इवन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आर ऑफन अनेबल टू अफोर्ड सब्सक्रिप्शन फीस, यानी कि वो भी जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है उसको देने में अफोर्डेबल नहीं हो पा जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज पे टू पब्लिक्स, अब आप पे दे के पब्लिश करा रहे हैं, वही है। अ सबमिशन ऑफ कॉमर्शियल पब्लिश हैव अडॉप्टेड टू ओपन एक्सेस मॉडल विच इंश्योर एनीवन कैन एक्सेस पब्लिक मटेरियल। देखिए मैं बताऊँ क्या है, इस पूरे आर्टिकल में अगर आप निकालेंगे ना तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है कि भाई जो एनआरएफ बिल आया था उसी के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट किया गया है। एनआरएफ जो वर्ल्ड लेवल का है उससे कनेक्ट करने की बात करी गई है। तो आपको कोई भी चीज़ अपनी, जैसे आपने रिसर्च की, उस रिसर्च को आपको पब्लिश कराना है, तो आप किन किन तरीके से रिसर्च करा सकते हैं। पे टू पब्लिश है या फिर पे टू रीड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं एकेडमिया पब्लिशिंग है। तो जो वर्ड दिया है उसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है टफेस्ट। अच्छा, एंड अनदर अप्रोच that the government is considering is one nation one subscription program. It is a scheme will make scholarly publications accessible to higher education and research institute in India at a fixed cost, but in doing so it could increase the monopoly of commercial publishing. अब देखिए यही है भाई, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम भी चलाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्कॉलर होते हैं ना, स्कॉलर यू कैन से दैट, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, पब्लिशिंग अपनी जो हायर एजुकेशन है इन इंडिया फिक्स्ड कॉस्ट पर उनको भेज सकते हैं, बट डूइंग सो इट कुड बी क्रिएट ए मोनोपोली ऑफ कॉमर्शियल पब्लिशर्स। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको ये देखना था कि जो एनआरएफ बिल आया है उसके अकॉर्डिंग सारी कहानी कही गई है। ठीक है, ओके, तो फिर इस जो हमें देखना था वो हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए उनको हमने निकालने की पूरी कोशिश की। तो आज इस सेशन को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, जो भी पीसी में करा रहा हूँ उस पीसी को आप थोड़ा सा अपना रिवाइज करते रहें। ठीक है, और जब नेक्स्ट संडे आएगा तो ये कंपाइलेशन पूरा आ जाता है हिंदू का। देखिए कुछ भी चीज़ अगर हमारी छूट जाती है ना तो आपको रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको ये नहीं सोचना कि मेरा वो छूट गया, नहीं, आपको ये कंप्लीट जो भी चीज़ मैं यहाँ से मुझे छूट भी जाती है ना तो उसको मैं क्या करता हूँ, अपने पीसी में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो आपके प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर आपका वो कवर हो जाए। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें एंड खुश रहें और पढ़ाई करें अपनी अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, सफल रहें। ओके, सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी मैंने आपको बताया कि देखिए जो भी आपके कलीग हैं, जानने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप एक बार उनसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। आज जो भी इम्पोर्टेंट था, है ना, आज जो हमारे प्रीलिम्स के लिए था उनको हमने निकालने की पूरी कोशिश की। ठीक है, बट मेंस के लिए आज चाहता था, प्रीलिम्स के लिए इतना नहीं था। सो स्टॉप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच।